नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद से विजय चौक तक का पैदल मार्च निकाला है। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। खड़गे ने कहा है कि संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अन्य जगहों पर जाकर बात की है, मगर वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आए हैं। सरकार ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा में हुई चूक की हालिया घटना के बाद अब इसकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंपने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। खबर के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद भवन परिसर के सर्वे का निर्देश दे दिया ताकि संसद भवन परिसर में CISF और उसकी फायर विंग की तैनाती के लिए व्यापक पैटर्न तैयार किया जा सके। कर्नाटक के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के इंजीनियर बेटे को दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन के सिलसिले में हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि हिरासत में लिया गया साई कृष्णा जगली आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त है। मनोरंजन इस मामले के 4 आरोपियों में से एक है। सूत्रों ने बताया कि साई कृष्णा और मनोरंजन बेंगलुरु इंजीनियरिंग कॉलेज में बैचमेट थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर साई कृष्णा का नाम लिया। इंजीनियर साई कृष्णा एक रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक का बेटा है। हालांकि संसद में सुरक्षा में सीन लगाने वालों को गिरफ्तार करना एकदम सही है, लेकिन इस सब के बीच उनको घुसने का पास देने वाले बीजेपी सांसद से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, ये सवाल है। संसद सुरक्षा सेन मामले में हिरासत में लिए गए कर्नाटक के इंजीनियर के परिवार ने उसके शामिल होने से इनकार किया है। इंजीनियर की बहन स्पंदा ने मीडिया से कहा है कि मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की है। बहन ने कहा, ये सच है कि दिल्ली पुलिस आई थी, मेरे भाई से पूछताछ की गई, हमने इस पूछताछ में पूरा सहयोग किया। साई कृष्णा ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो और मनोरंजन रूममेट थे। अब मेरा भाई घर से काम करता है। बता दें, बुधवार देर रात पुलिस ने साई कृष्णा से पूछताछ की और उसके बाद हिरासत में लेकर दिल्ली लाया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है। सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, RSS के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और VHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोनिया और खड़गे से मुलाकात की और उन्हें समारोह में आमंत्रित किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन खराब सेहत के कारण वो किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन उनके घर पर निमंत्रण पहुंच गया है। कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अभी तक कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा है, लेकिन इस निमंत्रण पत्र ने कांग्रेस को कई वजहों से दुविधा में डाल दिया है। राज्यसभा के उपसभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कथित अपमान का मुद्दा बनाए जाने के बाद जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 6 साल पहले पीएम मोदी ने भी तब के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का मजाक बनाया था। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के 2017 में राज्यसभा में दिए गए एक भाषण को ट्वीट किया है। वो संबोधन तब का है जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी की विदाई हो रही थी। जयराम रमेश ने ट्वीट पर लिखा है, 10 अगस्त 2017 को हामिद अंसारी की विदाई हो रही थी। वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति पद से रिटायर हो रहे थे। तब सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजनयिकों में से एक हामिद अंसारी का मजाक उड़ाया, उनकी पहचान को उनके धर्म तक सीमित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पूरी पेशेवर और राजनीतिक उपलब्धियां उनकी धार्मिक पहचान के कारण थी। पीएम ने शाम को पार्लियामेंट लाइब्रेरी के सभागार में भी आयोजित विदाई कार्यक्रम में भी यही गीत गाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारियों के अपमान की बात करने वाले ऐसे पीएम और उनका समर्थन करने वाले पाखंडी बहुत बड़े अवसरवादी हैं। ये संसद से 144 सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन और 13 दिसंबर को लोकसभा में चौंकाने वाले सुरक्षा उल्लंघन से ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर संसद में जातिवाद लेकर आने का आरोप लगाया है। गुरुवार को विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए खड़गे ने ये बात कही। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस मामले में संसद चलने के दौरान वहां ना बोलकर बाहर बोलने पर संसदीय विशेष अधिकार के हनन का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर अपना जवाब भेजा है और इसे अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है। बता दें, केजरीवाल 10 दिन की विपश्यना यात्रा पर चले गए हैं।
केजरीवाल को ईडी ने इससे पहले 2 नवंबर को बुलाया गया था, लेकिन वो उस दौरान मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए चले गए थे और इस बार भी ईडी के समन पर नहीं पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लोकसभा में टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को बहुत कम सीटें देने जा रही है। सूत्रों के अनुसार टीएमसी कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 2 से अधिक सीटों की पेशकश नहीं करने जा रही है। सूत्रों ने कहा है कि टीएमसी ने अपने प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। वहीं बंगाल के नेताओं जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक की, उन्होंने कहा वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के शीर्ष पदों के लिए गुरुवार को मतदान हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला संजय कुमार सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता शिवराणा के बीच है। इस चुनाव में जो भी जीतेगा वो ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह लेगा। तो सवाल है कि इनकी जगह कौन लेगा। ब्रजभूषण को महासंघ में तो ताकतवर और दबंग माना ही जाता है, राजनीति में भी इनकी चलती है। इन्हीं के करीबी और वफादार संजय कुमार सिंह अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा है कि उन्हें 50 में से 42 वोट मिलने का भरोसा है। तो क्या सच में इनका पल्ला भारी है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है? ईएसआई की ओर से ज्ञानव्यापी परिसर के हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला आज वाराणसी की जिला अदालत करेगी। हिंदू पक्ष ने अदालत से सीलबंद रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में हिंदू पक्ष वकील एसएन चतुर्वेदी ने कहा, आज बहुत बड़ी सुनवाई है। ये जो पूरा मुकदमा है ज्ञानव्यापी का, इसकी आज बुनियाद पड़ने जा रही है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN का पहला मरीज केरल में मिलने के बाद अब वहां 3 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा पूरे देश में सबसे अधिक संक्रमण के मामले इसी राज्य में पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को केरल में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए। हालांकि केरल को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में कुल 58 मामले सामने आए हैं। इस तरह केरल में कुल मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या 2341 हो गई है। केरल के अलावा बाकी के सभी राज्यों में सक्रिय मरीजों की संख्या 328 है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स गुरुवार को डाउन हो गई। ट्विटर यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर कोई ट्वीट नहीं दिख रहा था। सुबह करीब 11 बजे के आसपास ट्विटर यूजर्स ने प्लेटफॉर्म को समस्या आने की शिकायत बताई। अब एक्स की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि यह समस्या टेक्निकल ग्लिच यानी खामी की चलती है। इस मामले पर टीम काम कर रही है। हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजरायल ने गजा पर हमले शुरू कर दिए। उस समय से अब तक गजा में कम से कम 20,000 फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर है। गजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि संघर्ष शुरू होने के बाद एक हफ्ते के युद्ध विराम को छोड़कर वहां हर दिन औसतन लगभग 300 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने कहा है कि लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने रात के वक्त उसके शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। ये हमले किरियत स्मोना और उत्तरी इजरायल के अन्य शहरों पर किए गए हैं। एक दिन पहले इजरायल और लेबनान के सीमा पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायल लेबनान के गांवों को लगातार निशाना बना रहा है और उसने इसी के जवाब में कार्रवाई में रॉकेट हमले किए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।